क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में एक ट्रायंगल है ACB जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसी फिगर में आप देखिए कि एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है ACD और वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ पे जो D पॉइंट आपको दिख रहा है, CB जो लाइन है वहाँ पर एक D पॉइंट दिख रहा होगा। ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। किसका? BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लिखेंगे वो होगा D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि जो CD की दूरी है ना, जो CD की दूरी है वो BC से आधा होगा, BC से आधा होगा। या इसको हम दूसरे शब्द में कहें तो जो BC की दूरी है ये डबल होगी CD के दूरी से। दोनों एक ही बात है, बस उसको कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये CD हमें दिख रहा है, इस CD को हम मान लेंगे x। ओके, और ये जो BC का दूरी है ये पूरा का पूरा, इसको हम मान लेंगे 2x, क्योंकि x हमारा है, मान लेते हैं CD है, और जो BC है वो मेरा 2x है। तो hence CD is equal to x, then BC is equal to what? 2x। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है BC का। तो हमने CD को x और BC को 2x मान लिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में निकालना है कि cot y डिवाइडेड बाई cot x क्या होगा। ठीक है, cot y डिवाइडेड बाई cot x क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि cot का फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले बारी आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो है इसका ये है cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P। cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P। अब हम क्या करेंगे कि ये जो cot थीटा है इसको दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल उठाते हैं। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल कौन है? ACD, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल A बन रहा है वो है x डिग्री का। ठीक है, और हमें भी cot x डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम cot x निकालेंगे। ठीक है, cot x। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से जो x डिग्री है उसके हिसाब से P और B कौन होगा, है ना। ये चीज़ को समझिए। देखिए, कोई भी ट्रायंगल जो होता है, मैं एक ऊपर में ट्रायंगल बना रहा हूँ अलग से। ये जो ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC। अगर हमको बोला जाता है कि एंगल A के हिसाब से आप उसका परपेंडिकुलर और बेस बताइए, हाइपोटेनस सब में सेम होता है, तो एंगल A के हिसाब से आप परपेंडिकुलर और बेस बताइए। तो जो भी एंगल के हिसाब से पूछ रहा है उस एंगल के ठीक सामने जो साइड है, उस एंगल के ठीक सामने जो साइड है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो बाकी एक साइड बच गया वो होता है बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने ऑलवेज हाइपोटेनस ही होता है। तो कोई भी एंगल जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो उसके ठीक सामने वाला उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वही जो सी एंगल है, जो सी एंगल है उसके लिए वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जो उसके ठीक सामने जो साइड है वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल के ठीक सामने वाला उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो एक साइड बचा वो बेस होता है। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। तो यहाँ पर जो ये cot x है ये B बाई P होता है। ठीक है, अब यहाँ पर B कितना है? x के ठीक सामने
पहले तो हम x के हिसाब से p और b पता कर लेंगे। तो x के ठीक सामने कौन सा ट्रायंगल, कौन सा साइड है, CD साइड है। x के ठीक सामने कौन सा साइड है, CD, और ये CD को हमने क्या माना है, x। तो p के जगह पर हम x को पुट करेंगे और बच गया क्या, b। तो b तो हमारा AC होगा, ठीक है, क्योंकि C जो है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक सामने AD है और वो हाइपोटेनस है, और इस सवाल में हाइपोटेनस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मेरा P हो गया x और B हो गया हमारा AC। अब हम दूसरे ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसमें चलते हैं। ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, कॉट y डिग्री। ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, कॉट y डिग्री। तो कॉट y क्या हो जाएगा, ये भी B/P होता है, लेकिन इस बार y एंगल के हिसाब से हम देखेंगे उसका B और P, ठीक है। तो y में देखिए, y के ठीक सामने कौन सा साइड है, तो ये बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ठीक सामने हमको दिखता है BC साइड, ठीक है। तो y के सामने जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या है, BC, तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर हुआ। तो पहले हम BC लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, और उसके लिए B क्या होगा, बेस क्या होगा, तो AB तो क्या होगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड है, तो वो तो हाइपोटेनस है, AB हाइपोटेनस है, लेकिन जो बाकी बच गया वो AC है, तो AC यहाँ पर बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंजिंग करना होगा कि B/P हमने माना है AC/BC को, तो AC तो ठीक है, AC का तो कोई वैल्यू हमने माना नहीं है, लेकिन BC को हमें बदलना होगा। तो BC को जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने BC को 2x माना है। ये देखिए मैं एरो के साइन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है cot y/cot x क्या होगा। तो पहले हम लिख लेंगे इस चीज़ को, cot y डिवाइडेड बाई cot x। तो cot y का वैल्यू कितना आया है, cot y का वैल्यू आया है AC/2x, cot y का वैल्यू आया है AC/2x, डिवाइडेड बाई cot x का वैल्यू कितना आया है, AC/x, cot x का वैल्यू आया है AC/x, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, तो AC/2x इंटू, ये पलट जाएगा, AC/x पलट करके क्या हो जाएगा, x/AC, पलट करके क्या हो जाएगा, x/AC। तो x और x कट गया, ये AC और AC कट गया, ये बच गया 1/2। सो द आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर, अगर 2 लूडो के गोटी को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमें सम ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3, ठीक है। तो 2 लूडो का गोटी है और उन दोनों को हम एक साथ फेंकते हैं, तो एक साथ फेंकने पे 36 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। जैसे कि हो सकता है एक वाले लूडो में 1 आए, दूसरे में 1 आए, सेम टू सेम इस तरह से 1 से लेके 6 तक, यानी 1, एक में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, एक में 1 आएगा, तीसरे में 3 आएगा, एक में 1, तीसरे में 4, दूसरे में 4, 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरह से अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको जिस में जोड़ने पे 3 आता है, जिस को जोड़ने पे 3 आता है उसको, उसके नंबर को लिख लेना है, और टोटल नंबर है 36, तो उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे
आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आप इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 8 - 9 एंड 2 3 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। तो क्वेश्चन एग्जाम में इंटरनली सही रहेगा। तो एक उस पॉइंट को बताइए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताइए जो कि एक लाइन सेगमेंट यानी कि जो बन रहा है 8 और -9 से, और दूसरा है 2 और 3 से, है ना। 8 और -9 से जो बन रहा है और 2 और -3 से जो बन रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट आ करके काट देता है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है मान लेते हैं। ठीक है, और उसका जो रेशियो कट रहा है M/N जो होता है वो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, x का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n, उसी तरह से y का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n। ये दोनों फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को बैठा दीजिएगा, आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. What is the fraction? ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि एक फ्रैक्शन है, तो हम हमेशा याद रखिएगा किसी भी फ्रैक्शन को x/y के रूप में लिखा जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को x/y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब x/y एक फ्रैक्शन है, ये ना 1/3 हो जाता है। ये पूरा का जो फ्रैक्शन ये दिख रहा है x/y, ये 1/3 बन जाता है। कब? जब हम 1 को घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से। ठीक है, तो जब हम 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से तो 1/3 बन जाता है पूरा का पूरा फ्रैक्शन। और जब हम 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो इससे जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाता है। हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो लेट्स से द फ्रैक्शन इज x एंड y। ठीक है, ये रियल फ्रैक्शन है, यही निकालना है। अब स्टेप नंबर 1, ये जो S1 में लिख रहा हूँ ये स्टेप नंबर 1 को बता रहा है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में 1 को, यानी कि x/y एक फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो जब हम 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से यानी x - 1 करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो 1/3 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो x - 1/y इज इक्वल टू 1/3 आया है, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ईजी सा लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो x - 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से और y मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3x - 1 इज इक्वल टू y × 1 यानी कि y हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 × x क्या होता है 3x, माइनस 3 × 1 क्या होता है 3, इज इक्वल टू क्या हो गया y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो -3 है इसको उधर भेज देंगे और ये जो y है इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इससे एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगा। तो 3x ये जो y है इसको इधर ले आइए तो -y इज इक्वल टू ये -3 उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 3x - y इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 में आइए। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि अगर ये जो फ्रैक्शन है x/y, इसमें हम अगर 8 को ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में अगर 8 को ऐड कर देते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर मेरा y है, इसमें हमने 8 को ऐड कर दिया, तो जैसे ही हमने 8 को ऐड किया 1/4 हमारा फ्रैक्शन बन गया। सेम टू सेम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x को 4 के साथ और y + 8 को 1 के साथ, तो ये हो जाएगा y + 8 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम y को ही उधर भेज देते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 4x - y हो गया। इसको अगर हम उल्टा करके लिखें तो 4x - y इज इक्वल टू 8 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
आपको इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। आपको जिस भी मेथड से आता है, एलिमिनेशन मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिस भी मेथड से आता है आप उसको सॉल्व करिए और एक्स और वाई के वैल्यूज़ को आप अब बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एलसीएम दिया हुआ है किसका, 77 और 99 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का में एलसीएम दिया हुआ है 77 और 99 का। कितना दिया हुआ है, 693 दिया हुआ है। और एचसीएफ हमें बताना है, एचसीएफ हमें बताना है। तो सबसे पहले चीज़ इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, N1 क्या है, मतलब पहला नंबर क्या है। पहला नंबर है आपका 77, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये स्टेप 1 है। ठीक है, मतलब स्टेप 1 में हम पहले वैल्यूज़ लिखेंगे। तो S1 यानी स्टेप 1 है, N1 तुम्हारा 77 है, N2 कितना है 99, N2 कितना है 99। अच्छा, LCM दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का, तो LCM जो है ये हमने लिख दिया 693, दिस इज़ द LCM। और HCF हमें निकालना है, HCF हमें निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 को ध्यान से देख लीजिए, जो जो वैल्यूज़ दिए हुए थे क्वेश्चन में वो हमने लिख दिए, और जो हमें निकालना है वो भी हम लिख देंगे। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम एक फार्मूला जानते हैं, और वो फार्मूला क्या है कि दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ए फार्मूला लिख देंगे, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हमने लिख दिया। सारे वैल्यूज़ को पुट करिए। N1 का वैल्यू है 77, N2 का वैल्यू है 99, LCM का वैल्यू है 693 और HCF का वैल्यू हमें x मान के चलते हैं। अब स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, अब x का वैल्यू निकालना है। तो x के साथ 693 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 77 इंटू 693 डिवाइडेड बाई 77 इंटू 99, 77 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 693। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154। ठीक है, तो क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है 154, और निकालना क्या है, पेरीमीटर। और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 2 तो 2 है ही, तो बेसिक हमें आर चाहिए होगा पेरीमीटर को निकालने के लिए। और हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो इस एरिया ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे रेडियस, और फिर उस रेडियस का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 154 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको खुद से ही कर लेना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू 22/7 ये रखना है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, उसके बाद आप 22/7 को उधर भेज देना। ठीक है, और भेजने के बाद फिर आर स्क्वायर में जो ये आर है उसको रूट के अंडर में भेज देना उधर साइड, और फिर जो आर का वैल्यू आएगा यहाँ पे, इस जगह पे एक आर का वैल्यू आएगा, इस आर के वैल्यू को आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल में बैठा दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा उसको बैठा देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बनाने के लिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि बताइए इन चारों में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट को मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है, या सिंपल सा बात है कि कौन सा इसमें से राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 4, 5 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 6, 8, 10, तीसरा ऑप्शन है 3, 7 और 10, और चौथा ऑप्शन है 5, 12 और 13। ठीक है, ये ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लगाना होगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करना है देखिए, जैसे ऑप्शन ए उठाया हमने, ऑप्शन ए में जो सबसे बड़ा साइड क्या है 5,
तो 5 का स्क्वायर यानी h तुम्हारा 5 हो गया। बाकी बात p और b जिसको मानना है आप मान सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर जो है अगर वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर आ गया तो हाँ बोलेंगे कि वो राइट एंगल बनाएगा। जिसमें आएगा वो ऑप्शन सही होगा, जिसमें नहीं आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, एच उसी साइड को बनाइएगा जो सबसे बड़ा है। आपको चारों ऑप्शंस में ये चेक करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक दो इक्वेशन दिया हुआ है और बताना है कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो पहला जो लाइन है वो है 4x + 3y - 1 = 5, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 12x + 9y = 15, ये है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा दो लाइन का, ये सिंपल सा ये पूछ रहा है कि आपके लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगे, पैरेलल होंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, 3 केसेस बनते हैं, तो हमें सिर्फ बताना है कि ये दोनों लाइन कैसा होगा। तो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है पहले हम गड़बड़ को ठीक करेंगे। स्टेप 1 में 4x + 3y है, ये -1 को हम उधर भेज देंगे, तो 5 पहले से मौजूद है, -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो ये हो गया 6। और दूसरा वाला जैसा का तैसा ठीक है, तो 12x + 9y = कितना हो गया 15, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमने अब रिपेयर कर लिया, ठीक कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आपको चेक करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरह से चेक करना है। ठीक है, तो आप सबको निकालिए। A1/A2 निकालिए सबसे पहले, तो A1/A2 मतलब 4/12, और 4/12 कितना आएगा 1/3। उसी तरह से B1/B2 निकालिए, B1/B2 कितना आएगा 3/9 यानी कि 1/3। और उसके बाद C1/C2, C1/C2 कितना आएगा 6/15 यानी कि 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 मैंने बता दिया। आप खुद से जो रूल है स्टेप नंबर 3 पे लगाइए और बताइए खुद से कि ये किस तरह का इसमें लाइंस बनेंगे। ठीक है, तो आप उसको बताना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है √1 + sin A / 1 - sin A। ठीक है, तो ये सवाल है। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 होगा कि इसका हमें करना होगा रैशनलाइजेशन। तो √1 + sin A जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1 - sin A, 1 - sin A इंटू ये जो नीचे 1 - sin A दिख रहा है इसको पलट करके इसका साइन बदल दीजिए। ठीक है, तो 1 + sin A, और जो ऊपर लिखा रहता है वही नीचे भी लिखा जाता है, तो 1 + sin A हो गया नीचे भी। ठीक है, अब करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin A और 1 + sin A। देखिए अगर A × A लिखा हुआ है, साइड में मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 समझ के चलिए इसको। तो अगर A × A है तो इसको हम A² लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर A + B लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A² - B² लिख सकते हैं ना। यही दोनों चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है। ऊपर में देखिए 1 + sin A, 1 + sin A लिखा हुआ है, यानी कि A × A दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो उसको हम A का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 + sin A का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या है A - B A + B है। A - B A + B मतलब A² - B²। ठीक है, तो A² - B² क्या हो जाएगा A का स्क्वायर मतलब 1 - B का स्क्वायर मतलब sin² A। यहाँ तक हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 उधर मैंने ब्रैकेट में बोला। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है कि यहाँ पे जो 1 + sin A का होल स्क्वायर है इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। 1 - sin² थीटा है ना, 1 - sin² थीटा। तो स्टेप नंबर 5 में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 1 - sin² थीटा की वैल्यू चाहिए।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाले को बदल करके हम कॉस स्क्वायर ए में लिख देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 6, 5 उधर लिखा, अब स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए जो दिख रहा है ना, इसमें भी स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसमें भी स्क्वायर है। तो दोनों के स्क्वायर को ले लेंगे हम क्या, कॉमन, कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में स्क्वायर नहीं है, अब दोनों के होल में स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट गया। तो स्टेप नंबर 7 में क्या आया, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 क्या है, 1 बाई कॉस ए करेंगे। देखिए ये प्लस का साइन है तो सिर्फ नीचे वाले के साथ दोनों डिवाइड होगा। तो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए, साइन बाई कॉस ए मतलब साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये अब तो 1 बाई कॉस ए, स्टेप नंबर 9, 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए सेक ए हो जाएगा, और साइन बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है बी पे, है ना, एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है किस पे, बी पे। तो सबसे पहले हम ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, और इस पे 90 डिग्री किस पे बनेगा, बी पे बनेगा। फिर कहता है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू बताना है tan सी का, वैल्यू किसका बताना है, tan सी का। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा एंगल के बारे में बात हो रहा है, सी एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो सी एंगल के हिसाब से पहले तो हम पता करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, तो सी एंगल के हिसाब से पहले हम पता करते हैं। तो ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम सी एंगल के हिसाब से पी और बी पता करेंगे। देखिए एंगल सी बनाइए अपने ग्राफ में, ग्राफ बोल रहे हैं फिगर में, और उस एंगल सी के ठीक सामने वाला, एंगल सी के ठीक सामने वाला जो साइड है, एंगल सी के ठीक सामने वाला जो क्या है, साइड है, एंगल सी के ठीक सामने में जो साइड है वो ए बी है। यानी कि जो ए बी आपका है वो परपेंडिकुलर होगा एंगल सी के लिए, है ना। उसी तरह से बी जो है ना, बी क्या होगा उसके लिए, बी उसके लिए 7 होगा, क्योंकि ए सी तो सबके लिए एच है, चाहे वो बी रहे, ए रहे, सी रहे, सबके लिए एच क्या है, ए सी है। लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और बेस कौन होगा, 7 सेंटीमीटर। उसी तरह से उल्टा अगर देखेंगे तो एंगल सी जो है ना, एंगल सी के लिए जो ठीक उसके सामने है वो परपेंडिकुलर है, और कौन सा है परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए बी सी है, और बाकी बचा हुआ जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर बेस होगा एंगल ए के लिए, लेकिन सी के लिए वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल के ठीक सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमें बेस पता चल गया 7 सेंटीमीटर, और ए बी हमें 24 सेंटीमीटर मालूम है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमें क्या पूछा गया था, tan सी। तो tan सी पता निकालना था। तो tan क्या होता है, p बाई बी होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया 24 सेंटीमीटर और बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए दिया हुआ है 90, बी दिया हुआ है 96, सी दिया हुआ है -96 और डी दिया हुआ है -90। ठीक है, तो जब भी किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल ही बनाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल, स्टेप नंबर 1 में हम एक क्या करेंगे, बेसिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, उसमें ए बी सी डी लिख देंगे, ए बी सी डी। अब ए कितना है, 90, बी है मेरा 96, सी है मेरा -96 और डी है -90। ठीक है, इस तरह से हमने चारों बना लिया। अब यहाँ पर ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं। वो हो सकता है स्क्वायर हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो सकता है कि वो ट्रेपेजियम हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। तो बेसिक हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें डिस्टेंस निकालना है सारा का सारा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, स्टेप नंबर 2 हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। क्या,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। और स्टेप नंबर 3 में आपको सारे डिस्टेंस निकालने होंगे, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस, बी से लेके सी के बीच का डिस्टेंस, सी से लेके डी के बीच का डिस्टेंस और डी से लेकर के ए के बीच के डी के बीच का डिस्टेंस। तो ये चारों डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन निकालिएगा कि ये किस तरह का फिगर है। ठीक है, लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि चारों साइड बराबर आ गया, मतलब चारों डिस्टेंस सेम आ गया। अगर चारों डिस्टेंस सेम आ गया तो आप बोलिएगा कि ये स्क्वायर है, नहीं आया तो फिर फर्दर जो भी क्वाड्रिलेटरल आएगा वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आप बनाएंगे। थैंक यू।